नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करते हैं हम दैनिक जागरण के न्यूज़पेपर का एनालिसिस करना। आज तारीख है 14 अगस्त 2022 और आज का दिन है रविवार। तो हमारी सबसे पहली खबर से शुरुआत करते हैं हम। हिजबुल सरगना के बेटे समेत 4 सरकारी सेवा से मुक्त। क्योंकि जो 4 अभी हाल ही में क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एक समिति का गठित की थी, जिसमें जो सरकारी अधिकारियों व कर्मियों के खिलाफ देशद्रोह की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए उनकी जांच करने के तदनुसार प्रदेश सरकार को कार्य करने की सिफारिश की थी, जिसके तहत कहीं न कहीं जो ये 4 सरकारी जो कर्मचारी थे इनको सेवा से मुक्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में कहीं न कहीं जो आतंकवादी घटना है, जो देशद्रोह है या जो देश की अखंडता और एकता के लिए जो जरूरी कदम उठाने तो जो सरकार कदम उठा रही है, जो कहीं न कहीं जो ये अलगाववादी तत्व थे कहीं न कहीं देश के जो अखंडता है उसको कहीं न कहीं नुकसान पहुंचा रहे थे, तो सरकार ने इस तरह से समिति गठित की थी इसके लिए। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली खबर पर। भारत में आतंकवाद रोधी अभ्यास में पहली बार शामिल होगा पाकिस्तान। जैसे कहीं न कहीं जो तनावपूर्ण संबंध किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे, तो कहीं न कहीं जो एशिया की जो आतंकवाद रोधी जो अभ्यास है उसमें जो कहीं न कहीं जो भारत और पाकिस्तान मिलकर एक अभ्यास करेंगे, किसके लिए, जो आतंकवादी रोधी के लिए। तो इसी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि एशिया क्या है, इसकी जो आतंकवादी रोधी अभ्यास है यानी जो RATS है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हम देख लेते हैं कि पहले जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने देश। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं चाइना से। चीन के बाद भारत का पड़ोसी पाकिस्तान, फिर तजाकिस्तान के बाद उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, फिर कजाकिस्तान, फिर रशिया। ये सब जो एशिया के मेंबर्स हैं। फिर चलते हैं हम एशिया के बारे में थोड़ा और डिटेल से जानते हैं। तो हमें पता है कि जो एशिया में कितने 8 सदस्य हैं। जो 2015 में है ना, इंडिया और पाकिस्तान कहीं न कहीं मतलब अशेंस किया था और 2017 में जाकर दोनों शामिल हुए थे। और 2001 से इसमें चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल थे और 2017 में जाकर इंडिया और पाकिस्तान को शामिल कर लिया गया था। और हाल ही में कहीं न कहीं जो ईरान है उसको भी कहीं न कहीं जो एससीओ है उसमें के मेंबर में शामिल करने की कवायद चालू हो गई है। यानी अब अगला नौवा जो मेंबर रहेगा उसे ईरान को बनाया जाएगा। अभी जो इसके ऑब्जर्वर स्टेट है, तो ऑब्जर्वर स्टेट में एक अफगानिस्तान है, बेलारूस है, मंगोलिया है और ईरान है। तो ईरान को कहीं न कहीं जो 2017 में ये लॉन्च कर दिया गया है कि इसको भी कहीं न कहीं आने वाले समय में एससीओ का नौवा मेंबर बना दिया जाएगा। इसको अभी कुछ समय लग रहा है इसको मेंबर बनाने में। इसके जो डायलॉग पार्टनर्स है उसको देख लेते वो कौन कौन है। तो श्रीलंका है, टर्की है, कंबोडिया है, अजरबैजान है, नेपाल है, आर्मेनिया इसके जो डायलॉग्स पार्टनर हैं। अब चलते हैं इसके, तो इसकी एक्टिविटी में देख लेते हैं कि कहीं न कहीं जो सहयोग करना कि इसमें सुरक्षा में मिलिट्री एक्टिविटीज़ करना, मिलकर इकोनॉमिक सहयोग बढ़ाना, कल्चर कोऑपरेशन करना। और इसकी समिट्स को देख लेते हैं एक बार। जो समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट, तो जो आखिरी इसकी जो हेड ऑफ स्टेट की जो समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी, 2022 में, सितंबर 2022 में उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुई थी। अब चलते हैं हम इसके बारे में थोड़ा सा कुछ जानते हैं कि जो इसके लीडर्स हैं, मतलब जो करेंट लीडर्स ऑफ द जो मेंबर ऑफ स्टेट। तो रिपब्लिक ऑफ इंडिया, तो हमारे जो लीडर्स है कौन है, नरेंद्र मोदी जी, चाइना के शी जिनपिंग से, और रूस के जो व्लादिमीर पुतिन है। हम इसकी जो RATS है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो RATS है यानी जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना, एक स्थायी निकाय के रूप में RATS की स्थापना 2002 को सेंट पीटर्सबर्ग में एशियन सदस्य देशों के प्रमुखों की परिषद की बैठक के दौरान हुई थी। अपनी स्थापना के बाद RATS क्षेत्रीय और विश्व स्तर पर अलगाववाद, आतंकवाद, उग्रवाद का मुकाबला करने के लिए समन्वय का स्तंभ बन गया है। RATS के कामकाजी संबंधों के तहत
सदस्य देश आतंकवाद से निपटने के लिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक दूसरे और अन्य वैश्विक संगठनों के साथ समन्वय करते हैं। RATS अपने सदस्य देशों के आतंकवादियों और आतंकी संगठनों का डेटाबेस भी रखते हैं। इसके अलावा RATS के तहत संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास के माध्यम से सदस्य देश सशस्त्र कर्मियों को अपने आतंकवाद विरोधी ग्रिड को मजबूत करने और समूह के बीच समन्वय के लिए प्रशिक्षित करते हैं। जो हाल ही में जो अभ्यास हो रहा है वो RTS के तहत हो रहा है। अब हमारी अगली खबर है हिमाचल से। हिमाचल में जबरन मतांतरण कराने वाले को 10 वर्ष कैद और जुर्माना। हिमाचल प्रदेश में मतांतरण करने वाले व्यक्ति को घोषणा पत्र देना होगा कि वह सरकार से मिलने वाले वित्तीय लाभ नहीं लेगा। मतांतरण से जुड़े संशोधन विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया गया है। मतांतरण कानून का उल्लंघन करने वाले को 10 वर्ष की सजा होगी और इसकी अधिकतम 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जबरन मतांतरण को रोकने के लिए यह संशोधन विधेयक लाया गया। तो अभी हम इसके बारे में थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं कि जो वोटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है। यानी जो मत विभाजन होता है वो 4 तरीके से होता है। एक ध्वनि मत होता है, एक मतगणना होती है, एक ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर होता है और एक होता है लॉबी में जाकर मत विभाजन। जो पहला होता है ध्वनि मत, उसमें जो अध्यक्ष होते हैं वो पूछते हैं कि कोई इस बिल के समर्थन में है तो वो हाँ कहें, जिस बिल के विरोध में है वो ना कहें। तो इस तरह से एक ध्वनि मत से वोटिंग कराई जाती है, जिसमें जिसकी जितनी आवाज़ तेज होती है, मतलब जिसकी आवाज़ ज़्यादा रहती है तो वो वोट, मतलब अगर समर्थन में ज़्यादा आवाज़ है तो उसे पारित कर दिया जाएगा। यदि विरोध में उसकी आवाज़ ज़्यादा तेज आती है यानी ज़्यादा आवाज़ आती है तो उसे मतलब उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा। फिर दूसरा आता है मतगणना, यानी इसमें क्या करते हैं कि जो सदस्य प्रस्ताव के समर्थन में होते हैं वो खड़े हो जाते हैं तो उनको काउंटिंग कर ली जाती है। फिर जो विरोध में वो सदस्य खड़े थे फिर उनकी काउंटिंग कर ली जाती है। इसके अनुसार जो सदस्य जिस प्रस्ताव के जो समर्थन में या विरोध में जिसकी संख्या ज़्यादा हुई उसके हिसाब से उस प्रस्ताव को या तो पारित कर दिया जाएगा या विरोध यानी खारिज कर दिया जाएगा। फिर एक और होती है ऑटोमेटिक वोट रिकॉर्डर। इसके तहत क्या है, सभी सदस्यों को एक माइक्रोफोन दिया जाता है जिसमें 4 बटन होते हैं। एक P यानी प्रेजेंट, और एक होता है A यानी हाँ, N यानी नहीं, और एक होता है कि मतदान में भाग नहीं लेना चाहते। इसमें सदस्य अपने प्रस्ताव के समर्थन में अगर हाँ कहना चाहे तो A दबाते हैं, यानी पहले प्रेजेंट दबाएंगे, फिर उसके बाद हाँ यानी कि हाँ कहना चाहते तो A, अगर ना कहना चाहते तो N दबाएंगे, और अगर किसी में भाग नहीं लेना चाहते तो O दबाएंगे। फिर आखिरी में आता है लॉबी में जाकर मत विभाजन, यानी एक लॉबी बन जाती है जिसमें प्रस्ताव के समर्थन वाले एक लॉबी की तरफ चले जाते हैं, जो प्रस्ताव के विरोध में वो एक लॉबी में चले जाते हैं। फिर उनके सदस्यों की गणना कर ली जाती है और जिन सदस्यों की बहुमत होगा उसके हिसाब से उस प्रस्ताव को या तो पारित कर दिया जाएगा या खारिज कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। पंजाब में वह एक विधायक एक पेंशन को मिली मंजूरी, इससे होगा करोड़ रुपए का बचत। जम्मू कश्मीर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च पुल दिया। जम्मू कश्मीर में चिनाब दरिया के किनारे एक पहाड़ी पर बड़े कोड़ी गांव के बाहरी छोर पर शनिवार को दुनिया के सबसे अर्ध चंद्राकार आर्क पुल के दोनों मुहानों की तरफ से एक मोटी चादर या गार्डर धीरे धीरे उसकी तरफ सरकने लगी, यानी एक तैयार कर दिया गया। तो इसके बारे में हम थोड़ा आगे की पेज पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हम जान लेते कि जो मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले राज्य पहले अपनी माली हालत जांच लें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता है कि ये चर्चा में बना हुआ ही है। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि मुफ्त की रेवड़ी क्या होती है एक, और जो कल्याणकारी राज्य है इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होना चाहिए, किस हद तक हमें सुविधाएँ देनी चाहिए और किस चीज़ को ध्यान में रखकर हमें सुविधाएँ देनी चाहिए।
जब चुनाव के दौरान राजनीतिक दल मुफ्त की चीज़ें बांटने का वादा करते हैं, तो अब मुफ्त की चीज़ें क्या देते हैं? मुफ्त बिजली, पानी, लैपटॉप, साइकिल, टैबलेट, ऋण माफ करने का वादा, फ्रीबीज यानी रेवड़ी कल्चर के अंदर आते हैं। ऐसे लोक लुभावन वादों को शामिल किया जाता है जिसमें सरकार के राजस्व पर दबाव होते हैं, सरकार के राजस्व में कमी होती है। अब भारत में असमानता तेजी से बढ़ रही है और देश को बाजार कारकों के सहारे नहीं छोड़ा जा सकता। यानी कहीं ना कहीं पूंजीवादी व्यवस्था की बात करें, एक तरह से गरीब लोग मूलभूत सुविधाएं भी नहीं ले सकेंगे। अगर हमने बाजार कारकों के हिसाब से छोड़ा तो हम जो गरीब लोग हैं मूलभूत सुविधाएं भी नहीं ले सकेंगे। ऐसे में सरकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि गरीब लोगों को आवश्यक सुविधाएं दी जा सके और एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सिद्ध की जा सके, ताकि इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। अब हम देख लेते हैं कि जो फ्रीबीज के पक्ष में और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। तो जो पक्ष में तर्क दिए जाते हैं जिससे विकास को बढ़ावा मिलता है, तो जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, रोजगार गारंटी योजना है, शिक्षा हेतु सहायता है और स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो देश के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इससे कहीं ना कहीं उत्पादकता को बढ़ावा मिलता है, स्वास्थ्य एवं सक्षम कार्यबल का विकास किया जा सकता है और इससे आर्थिक वृद्धि के लिए जरूरी है ये चीज़ें। और इससे कहीं ना कहीं जो समग्र मांग में बढ़ोतरी होती है। तो मुफ्त सेवाएं प्रदान करने का अर्थ है लोगों को अन्य स्थानों पर खर्च करने के लिए सक्षम बनाना। जैसे मुफ्त बिजली है, तो अगर मुफ्त बिजली देंगे तो उसको पैसे को कहीं और खर्च किया जा सकता है। इससे देश में समग्र मांग में बढ़ोतरी होगी और इससे देश का आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। दूसरा है कि जीवन स्तर में अल्पकालिक सुधार होता है। तो भारत में कई राज्य विकास के निचले चरण में हैं, इसमें व्यापक स्तर पर गरीबी मौजूद है, जिससे खराब जीवन स्तर है उनका। इससे दीर्घकालिक में क्या होगा कि उद्योगों में निवेश किया जाए, मांग में बढ़ोतरी किया जाए, लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार किया जाए, जिसमें काफ़ी लंबा समय लगता है। फिर एक होता है अल्पकालिक, यानी सरकार मुफ्त तौर पर सुविधा प्रदान दे जिससे जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा है कि कल्याणकारी राज्य के लक्ष्य हेतु जरूरी हैं। तो आर्थिक विकास हेतु ट्रिकल डाउन मॉडल अपनाया गया था, जिसमें 1 रुपये ऊपर से डालने से कहीं ना कहीं जो अंतिम पायदान है उस पर 15 पैसे या बहुत ही कम अमाउंट में मनी पहुँचती थी। तो देश के विकास के लिए उन्नत और बारीक उद्योगों को बढ़ावा देना आवश्यक है। उन्नत उद्योगों के विकास से छोटे और पिछले उद्योगों को भी विकास में सहायता मिलेगी। और मॉडल का नकारात्मक प्रभाव, यानी जो ये ट्रिकल डाउन था, इसका आर्थिक असमानता तेजी से बढ़ गई है और कुछ को अधिक फायदा तो कुछ को कम फायदा मिला है। और जिससे शहर और इसी के पक्ष में दिया जाता है कि शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जो गैर कृषि अभिजात वर्ग सबसे अधिक लाभान्वित हुआ है पर गरीब लोगों को फायदा नहीं मिला। तो ऐसे में मुफ्त सुविधा प्रदान करना सरकार का दायित्व है और आजीविका के लिए जरूरी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहें। अब इसी के विपक्ष में तर्क जान लेते हैं। तो सरकार की विस्तृत वित्तीय स्थिति पर इसका प्रभाव पड़ता है। अधिकांश राज्यों की वित्तीय स्थिति कमजोर है और काफ़ी अधिक ऋण है उन पर। मुफ्त में वित्तीय सुविधा प्रदान करना सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव बनाता है। जैसे महाराष्ट्र में जो कृषि ऋण माफी है उससे 45 से 51 हज़ार करोड़ रुपए खर्च किए हैं। तो कहीं कहीं इससे राजस्व घाटा भी बढ़ा है। दूसरा है यूरिया, बिजली सब्सिडी और जिसमें पंजाब में जिससे उसका ऋण जो जीडीपी है वो अनुपात 53% पर पहुंच गया है। ये 2020 और 21 की बात है। सरकार इन संसाधनों का उपयोग इंफ्रास्ट्रक्चर पर निवेश में कर सकती थी, इससे कृषि में निवेश को बढ़ाया जा सकता था। दूसरा है राजस्व की स्वामित्व वाले उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सरकार द्वारा प्रदान की सुविधाएं सरकारी उद्योगों के माध्यम से की जाती है, जिससे सरकारी उद्योगों को इसका नुकसान होता है। अब चलते हैं सरकार के राजस्व पर इसका प्रभाव। तो सुविधाएं मुफ्त प्रदान करने पर सरकार को कोई राजस्व नहीं होता, राजस्व का नुकसान होता है। विकास और अवसरणात्मक परियोजनाओं में निवेश करने की सरकार की क्षमता कम हो जाती है और मुफ्त सुविधा पर कर का भी नुकसान होता है। अब चलते हैं स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के विरुद्ध है ये फ्रीबीज। तो नेताओं द्वारा जनता से तर्कहीन वादे किए जाते हैं
नेताओं के राजस्व पर पहले से ही दबाव होता है, जिससे अनैतिक प्रथाओं को जन्म देते हैं। मतदाताओं को रिश्वत देने जिससे चुनाव की लोकतंत्र जो स्वतंत्रता है और निष्पक्षता है वो प्रभावित होती है, और नेताओं द्वारा एक राजनीतिक उपकरण के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इससे दूसरा है कि पर्यावरण को नुकसान होता है। मुफ्त और सब्सिडी युक्त पानी, बिजली, यूरिया ये पर्यावरण को भारी नुकसान पहुँचाते हैं, क्योंकि फ्री मिलने में संसाधनों की बर्बादी बढ़ जाती है और ऋण संस्कृति नष्ट हो जाती है। अगले ये कि ऋण संस्कृति नष्ट हो जाती है। राज्य सरकारों द्वारा कृषि ऋण माफी की घोषणा, देश की ऋण संस्कृति प्रभावित होती है, क्योंकि बैंकों को भी नुकसान होता है। लोग इस उम्मीद से ऋण लेते हैं कि सरकार माफ कर देगी। अब हम जान लेते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय का इसके पक्ष में इसमें क्या मत था। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस पर एक गंभीर चिंता जाहिर की गई। एक हालिया विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से एक जवाब तलब किया है। इस तरह के वादे दो राजनीतिक दलों के बीच समान मुकाबला नहीं होने देते हैं। आर्थिक संकट से प्रभावित सरकार के बजट पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं। तर्कहीन वादों के आधार पर कार्यवाही का कोई कानून नहीं, जैसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। अब हम आगे में एक निष्कर्ष निकालते हैं कि सार्वजनिक वितरण और मुफ्त उपहारों या सुविधाओं के बीच एक अंतर होना चाहिए। दोनों शब्दों को एक साथ नहीं देखा जाना चाहिए। ना तो जो मुफ्त के उपहार या सुविधा हैं, ये जो सार्वजनिक वितरण है, इनमें एक अंतर है। जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को लागू करने हेतु कुछ चीज़ें जरूरी हैं। दूसरी धारणा आर्थिक मोर्चे पर चुनौतीपूर्ण है, यानी जो मुफ्त के उपहार या सुविधा देना है, ये कहीं ना आर्थिक मोर्चे पर एक चुनौतीपूर्ण हो सकता है। यदि सरकार के पास वित्त है तो वे सुविधा दे सकती है, पर अन्य जरूरी योजनाओं पर निवेश में कमी न हो। सभी लोगों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने हेतु सभी को बराबरी प्रदान करना भी जरूरी है। किसी को खाना देकर या कुछ ही दिन खिलाया जा सकता है, मगर उसे खाना बनाना सिखाकर जीवन भर खाना खिलाया जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। चीन ने भारत से फिर मांगा एक चीन नीति पर समर्थन, किया आह्वान। एक चीन नीति का समर्थन दोहराने का आह्वान किया है। भारत एक चीन सिद्धांत के समर्थन को दोहरा सकता है, ऐसा ये जो राजदूत है प्रेस वार्ता करते भारत में चीन के राजदूत, क्योंकि हमें हाल ही पता है कि कहीं न कहीं भारत में चीन की वन चाइना पॉलिसी का समर्थन तो करता है, लेकिन हाल ही में कहीं भी द्विपक्षीय दस्तावेजों या बयानों में सार्वजनिक रूप से इसका उल्लेख नहीं किया है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। राज्यपाल की मंजूरी के बाद पंजाब में कानून बना एक विधेयक एक पेंशन। एक विधेयक एक पेंशन, करोड़ों रुपए में होगी बचत। पंजाब स्टेट लेजिस्लेचर मेंबर्स इन पेंशन एंड मेडिकल फैसिलिटी रेगुलेशन एक्ट 1977 पूर्व विधायकों को 60,000 रुपये और डीए अलाउंस की प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगी। पहले के अनुसार क्या होता था कि जो विधायकों को हर टर्म यानी जितनी बार वह विधायक रहता था उसको अलग अलग पेंशन मिलती थी, जिससे उनकी कुल पेंशन 3 लाख से 5 लाख रुपए तक चली जाती थी। हिमाचल में जबरन मतांतरण करवाने वाले को 10 वर्ष कैद और 2 लाख रुपए का जुर्माना। जैसा कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश ने धर्म की स्वतंत्रता संशोधन विधेयक 2022 पारित किया है। इसके तहत क्या है कि जो भी जबरन मतांतरण करवाएगा उसे घोषणा पत्र देने पड़ेगा कि वो किसी भी सरकार की जो वित्तीय सुविधा उनका लाभ नहीं लेगा। और इस जो कानून लाएगा, अगर इस कानून का उल्लंघन होता है तो कहीं न कहीं उसे 10 वर्ष की सजा दी जाएगी और अधिकतम 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और ये विधेयक ही कहीं न कहीं जबरन मतांतरण रोकने के लिए लाया गया था। जबरन यानी किसी भी तरह के लालच के सामूहिक मतांतरण को एक अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यक्ति ने मतांतरण किया तो उसे भी सामूहिक मतांतरण माना जाएगा और इसके तहत कहीं न कहीं जो सजा का प्रावधान भी किया गया है। अब ये लाया क्यों गया था? तो क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश में है ना, जो मतांतरण की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए अब वहाँ मतांतरण कौन करवाते? जो मिशनरीज रहते थे वो दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर लोगों को पैसा देकर
मतांतरण करवाते थे और गरीब व अशिक्षित लोगों का मतांतरण करवाया जाता था। तो इसे देखते हुए कहीं न कहीं ये इसको कानून के दायरे में लाया गया था कि ये जबरन मतांतरण या पैसे देकर मतांतरण न करवाया जाए। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। स्वतंत्रता के 75 वर्ष में 75 वेटलैंड्स के लिए मिला रामसर टैग। पर्यावरण मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि भारत की 11 स्थलों को रामसर सूची में शामिल किया गया है। इसके साथ ही देश में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि की संख्या 75 हो गई है। भारत के 75 वेटलैंड्स के लिए को रामसर टैग मिला है। रामसर सूची का उद्देश्य वेटलैंड्स के अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क को विकसित करना और उसे बनाए रखना है। जिन 11 स्थलों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है उनमें तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3, जम्मू कश्मीर में 2, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में एक स्थल शामिल है। तो हम इन 11 जो अभी स्थल को शामिल किया है वेटलैंड्स में उनको देख लेते हैं। ये जो 11 लेक्स है ना, ये इनकी चित्र दे रखी है, जो इनकी लिस्ट है ये नीचे दे रखी है। पहली आर्द्रभूमि है टाम्परा झील, टाम्परा झील है उड़ीसा में। एक है हीराकुंड रिजर्वेयर, दूसरा है अंशुपा झील, जो ये तीनों है उड़ीसा में है। फिर चलते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है यशवंत सागर। फिर चलते हैं तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में कितनी 4 को वेटलैंड्स की सूची में शामिल किया गया। तो पहली है चिंतराकुंडी पक्षी अभ्यारण्य, पहली है सुचेंद्रम थेरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, फिर है वुडूर पक्षी अभ्यारण्य, फिर है कांजीरपुलम पक्षी अभ्यारण्य। और जो महाराष्ट्र की है वो है ठाणे ग्रीक। और जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर की 2, यानी एक है हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और दूसरी है शालबुक वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व। ये अभी हाल ही में जो 11 रामसर साइटों को सूची किया, तो इससे कुल मिलाकर 35 रामसर साइट हो गई है, जो तमिलनाडु में 4, उड़ीसा में 3 और 2 जम्मू कश्मीर में और 1 मध्य प्रदेश और 1 महाराष्ट्र में, और कुल मिलाकर 75 रामसर साइट हो गई भारत में। अब हम रामसर साइट का एक बार मैप देख लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में एक तो वुलर लेक, ओकेरा वेटलैंड और लद्दाख में सुरिन सागर मानसरोवर। और इस तरह से एक बार आप इस मैप का मतलब एक बार स्टडी जरूर कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो हम जान लेते हैं कि आर्द्रभूमि क्या होती है। तो नमी या दलदली भूमि वाले क्षेत्र को आर्द्रभूमि या वेटलैंड कहा जाता है। दरअसल वेटलैंड ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भरपूर नमी पाई जाती है और इसके कई लाभ भी। आर्द्रभूमि जल को प्रदूषण से मुक्त बनाती है। आर्द्रभूमि वह क्षेत्र है जो वर्ष भर आंशिक रूप से या पूर्णतः जल से भरा रहता है। एक बार हम इस चार्ट को समझ लेते हैं कि रामसर साइट्स क्या होती है। तो कोई भी आर्द्रभूमि जिसे रामसर कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध किया गया है, जिसका उद्देश्य उसे संरक्षित करना है और इसके प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देना है, रामसर साइट कहलाती है। अब रामसर कन्वेंशन क्या था? तो रामसर कन्वेंशन को वेटलैंड के कंजर्वेशन के रूप में जाना जाता है, जहाँ 1971 में यूनेस्को द्वारा स्थापित किया गया था और 1975 में लागू कर दिया गया था। फिर अगला है कि क्या भारत रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है? तो हाँ, भारत रामसर कन्वेंशन का एक पक्ष है, यानी उसका हिस्सा है। भारत इसके तहत 1 फरवरी 1982 को इसमें हस्ताक्षर करके शामिल हुआ था। भारत में कितने रामसर साइट हैं? तो इनके अनुसार 54 है, लेकिन हाल फिलहाल में 75 रामसर साइट हो गए हैं। तो भारत में सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है। भारत में पहली रामसर साइट कौन सी थी? तो चिल्का झील यानी उड़ीसा की, और एक केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान को भारत के पहले रामसर स्थलों के रूप में मान्यता दी गई थी। भारत में किस राज्य में रामसर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश में।
भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल है, इसमें 10 भारतीय आर्द्रभूमि शामिल है। और भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि कौन सी? तो हिमाचल प्रदेश में रेणुका वेटलैंड, जिसका क्षेत्रफल है 20 हेक्टेयर, भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। एक ने हिमाचल में वित्तीय प्रबंधन पर उठाए सवाल। प्रदेश सरकार के आय के साधन वर्ष दर वर्ष कम होते जा रहे हैं और सरकारी खर्च अधिक हो रहा है। सरकार तय मापदंड से अधिक खर्च कर रही है और उसका राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है। ऐसा मतलब इसको लेकर किए गए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हिमाचल सरकार के जो वित्तीय प्रबंधन पर सवाल खड़े किए। एक का कहना है कि सरकार का राजस्व घाटा बढ़ता जा रहा है और जो उसके आमदनी के स्रोत है वो धीरे धीरे घटते जा रहे हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। यानी जम्मू कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे का आर्च यानी पुल तैयार। जम्मू कश्मीर में चिनाब दरिया के किनारे एक पहाड़ी पर बनाया जा रहा है ये अर्धचंद्राकार आर्च पुल। इससे क्या होगा, ये दुनिया का सबसे ऊंचे आर्च पुल में शामिल हो गए हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक रेल पहुंचाने की राह में कड़ी बाधा को अब पार पा लिए गए हैं। अमृत महोत्सव का तोहफा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक रेल पहुंचाने की राह में जो बड़ी बाधा थी, तो कहीं ना कहीं इस अंतर आर्च से वो समस्या अब उस समस्या का समाधान निकाल लिया गया है। यह जो पुल है यह विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है, जो पहले चीन का था जिसकी ऊंचाई 310 मीटर थी, और जो हाल ही में हमने बनाया है चिनाब दरिया पर, इसकी ऊंचाई है 359 मीटर ऊंचा है। जिससे कहीं ना कहीं इसमें जो कर्व ट्रैक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। आर्च पुल की लंबाई 1.351 किलोमीटर है। इसका डिजाइन इस तरह से किया गया है कि भूकंप से भी इसको कोई नुकसान न पहुँचे। दूसरा है, इस पुल में ऑनलाइन मॉनिटरिंग और एक वार्निंग सिस्टम से लैस है। इसमें रोपवे सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। दूसरा, इसमें सेंसर लगे हैं, अगर मान लो इसमें कुछ खराबी आती हैं तो सेंसर उस समस्या को डिटेक्ट करके उसकी सूचना पहुंचा सकते हैं। फिर चलते हैं अगली खबर पर। पहली डिजिटल लोक अदालत में दर्ज हुए 69 लाख से अधिक मुकदमे। तो देश की पहली एंड टू एंड डिजिटल लोक अदालत में शनिवार को 69 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज किए। तो हम जान लेते हैं कि एंड टू एंड का मतलब क्या है। तो मुकदमा दायर करने से लेकर फैसला सुनाने तक पूरी प्रक्रिया डिजिटल होती है। और राष्ट्रीय लोक अदालत, जिसमें डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किया है। तो कहीं ना कहीं हम न्यायिक सुधार की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं डिजिटल जो लोक अदालत वो अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसमें क्या होता है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित डिजिटल लोक अदालत से लोगों को अपने घरों से सुनवाई और पूर्व परामर्श सत्र में भाग लेने की सुविधा मिलती है। तो इससे कहीं ना कहीं समय की बचत होती है। कहीं ना कहीं जो पेंडेंसी है, जो केसों की पेंडेंसी है, उसको भी कम किया जा सकता है। कहीं ना कहीं जो आर्थिक विकास में भी इससे कहीं ना कहीं मदद मिलेगा, क्योंकि केस जितना जल्दी उसका समाधान निकाल लिया जाएगा तो कहीं ना कहीं उससे जो विवाद खड़े होते हैं, जो उनसे नुकसान होता है लोगों को, उसकी भी कहीं ना कहीं समाधान निकाल लिया जाएगा। तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत देश भर में 74 लाख मुकदमे निपटाए गए हैं। ये इस अवसर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के जो अध्यक्ष थे जस्टिस उदय उमेश ललित जी ने कहा कि जो लोक अदालत है ने पिछले कुछ वर्षों से न केवल कानूनी व्यवस्था में बल्कि समाज में भी बदलाव किए हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। मुफ्त की रेवड़ी क्या है और क्या नहीं, जनता तय करे। जैसे अभी हमने इसके ऊपर चर्चा कर ली है, तो एक बार आप जरूर देखिएगा कि किस हद तक कोई सुविधा देनी चाहिए। प्रतिम पूर्ण से उम्मीद, एक बार आप इसे जरूर देखिएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। भारत बन सकता है पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था। तो अभी अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और ब्रिटेन, ये तीनों 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो अब भारत ब्रिटेन को पछाड़कर 5वें नंबर पर बन सकता है, 5वीं मतलब बड़ी अर्थव्यवस्था। तो भारतीय अर्थव्यवस्था भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है।
क्यों बन सकता है? क्योंकि भारत तेज गति से विकास कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी के आंकड़ों के यानी 2021 के आंकड़ों के अनुसार जो भारतीय अर्थव्यवस्था थी वो 3.18 ट्रिलियन डॉलर थी, और वहीं ब्रिटेन की जो अर्थव्यवस्था का आकार था वो 3.19 ट्रिलियन डॉलर था। अब 2022 में यानी एक साल के बाद जो भारत की जो 3.389 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगी, ये किसकी होगी? ये ब्रिटेन की होगी। और जो भारत की होगी 3.53 ट्रिलियन डॉलर भारत की अर्थव्यवस्था का आकार हो जाएगा, जिससे भारत 5वें स्थान पर आ जाएगा। इससे अब कहीं ना कहीं जो इसके वजह है, तो इससे क्या है कि महामारी और वैश्विक उथल के बावजूद भी भारत दुनिया का सबसे तेज गति से विकास करने वाला देश बन गया है। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसका आकार भी धीरे धीरे वृद्धि करेगा। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो पहले हम जान लेते हैं कि जीडीपी क्या होता है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था का पता लगाने का एक माध्यम है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मापने के लिए जीडीपी का प्रयोग किया जाता है, जिसके माध्यम से देश के कुल उत्पादन को मापा जा सकता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद किसी एक साल में देश में पैदा होने वाले सभी सामान और सेवाओं की कुल मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो इस लिस्ट में दिखाया गया कि जो टॉप 10 इकोनॉमिक्स है, जिनमें सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जिसकी जो जीडीपी है वो 19 ट्रिलियन के लगभग है। फिर चाइना है, फिर जापान है, फिर जर्मनी है, और फिर यूनाइटेड किंगडम है। और भारत का स्थान 6ठे नंबर पर था, जिसकी जो अर्थव्यवस्था है वो 2.60 ट्रिलियन दिखा रखी है। और तो कहीं ना कहीं भारत इसको यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर 5वें स्थान पर हासिल कर लेगा अपनी कोशिशें। अब हम इसके चार्ट को देख लेते हैं। तो इस चार्ट में दिखाया गया है कि सबसे ऊपर यूनाइटेड स्टेट्स, फिर चाइना, फिर जापान, और फिर इंडिया, और एक यूनाइटेड किंगडम था। तो भारत, अब इस चार्ट को आप देखकर थोड़ा अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि किस तरह से जो यूनाइटेड स्टेट्स है उसका सिर्फ वर्ल्ड जीडीपी में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। फिर उसके बाद चाइना का आता है। फिर चलते हैं अगली खबर। यूपीआई के जरिए भी पेंशन योजना में कर पाएंगे अंशदान। जो पेंशन कोष नियामक है यानी जो PFRDA, इन्होंने जो राष्ट्रीय पेंशन योजना है या प्रणाली है, उसमें जो पहले जो IMPS, NFTS और RTGS से जो अंशदान किया जाता था, अब उसको बदलकर इन्होंने कहीं ना कहीं यूपीआई का माध्यम से भी आप अंशदान कर सकते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं सुगमता, सरलता आएगी, क्योंकि इनमें जो IMPS है, NFTS है, RTGS है, इनमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो पेंशन जो धारक है यानी जो अंशधारक है उसको कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी सा समय ज़्यादा लगता था, इसमें थोड़ी सेटिंग्स चेंज करने में या अपने डेटास डालने में। भारत हासिल कर सकता है 11% की आर्थिक विकास दर। RBI के जो डिप्टी गवर्नर बोले कि इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के साथ विशाल जनसंख्या का उठाना होगा फायदा। हमें पता है कि भारत जो विश्व में सबसे युवा आबादी वाला देश है, विशाल जनसंख्या का फायदा उठा सकता है भारत। जैसे मैन्युफैक्चरिंग के साथ निर्यात को भी बढ़ावा देना होगा। भारत की जो आबादी है कहीं 1.38 अरब की आबादी के साथ भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, और जिसकी औसत आयु है 28 वर्ष के लगभग है। भारत में कामकाजी उम्र की लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। चीन, ब्राज़ील, अमेरिका, जापान, इन सब की स्थिति से भारत लाभ की स्थिति में, क्योंकि इन देशों की जो कामकाजी आयु है वो जनसंख्या कम होने लगी है, जिससे भारत वर्किंग एज पॉपुलेशन का जो अनुपात है वो 2045 तक बढ़ेगा, जिससे भारत इसका फायदा उठा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय समस्या, चीनी जासूसी पोत को हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने की श्रीलंका ने दे दी अनुमति। जैसा कि हम रोजाना चर्चा में देख रहे थे कि जो चीनी जासूसी पोत है वो हम्बनटोटा पर पहुंच रहा था, जिसको देखते हुए भारत ने अपनी विरोध श्रीलंका के सामने प्रस्तुत किया था कि इसे हम्बनटोटा पर लंगर डालने न दिया जाए। लेकिन श्रीलंका सरकार ने चीन की जो जासूसी पोत है युआन वाइन 5 को हम्बनटोटा बंदरगाह पर लंगर डालने की अनुमति दे दी।
उससे देखते हैं कि आगे भारत की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है। जो भारत ने इस पर अपनी चिंता क्यों व्यक्त की थी, क्योंकि भारत इसलिए चिंतित था क्योंकि जो इसका ट्रैकिंग एंटीना है और जो इसके अत्याधुनिक सेंसर से लैस है, और ये भारत के दक्षिणी हिस्से की अधिकांश मिसाइल व सैन्य गतिविधियों के अलावा ढांचागत परियोजनाओं पर करीबी निगरानी रखने की क्षमता रखता था। इसलिए भारत ने इस पर अपनी चिंता जाहिर की थी। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की जो पहली महिला महानिदेशक बनी है वो डॉक्टर नल्लाथम्बी कलाईसेल्वी बनी है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट में कमर्शियल उत्पादन शुरू। जो संगरूर जिले में एशिया के जो सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ने अपना कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है, जिसकी उत्पादन क्षमता 33.23 टन है। इसकी आपूर्ति इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के आउटलेट को की जा रही है। पंजाब के जो एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी पेडा ने पराली व अन्य कृषि अवशेषों का स्थायी हल निकालने के लिए इसकी स्थापना की थी इस प्लांट की, और इससे कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को भी कहीं ना कहीं इससे जो बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है जो कौशल प्राप्त और जो गैर कौशल प्राप्त व्यक्तियों को लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। दूसरा है ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन भी घटेगा। दूसरा है कि जो जैविक खाद से कृषि को होगा लाभ। इस CBG यानी जो कंप्रेस्ड बायोगैस है, जो इससे जो जैविक खाद तैयार की जाएगी उससे कहेंगे जैविक कृषि को भी बढ़ावा मिलेगा। उसमें इस खाद का इस्तेमाल करने से स्थानीय जो उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। दूसरा है कि जो बठिंडा के प्लांट में धान की पराली की खपत वाला प्रोजेक्ट लगेगा, जिससे पराली व अन्य कृषि अवशेषों पर आधारित जो इथेनॉल की क्षमता वाला एक प्रोजेक्ट स्थापित किया जाएगा, जिससे किसानों को भी फायदा मिलेगा। पराली भारत में 1981 से अपराध माना है पराली जलाना। पराली जलाने का मतलब है कि जो फसल कटने के बाद जो बचे हुए अवशेष रहते हैं, जो जड़ और ठूंठ रहते हैं, वो जलाना एक अपराध माना गया है। भारतीय दंड संहिता और 1981 में वायु और प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम के तहत इसको अपराध माना गया है। पराली जलाना एक अभ्यास है जो कृषि के मशीनीकरण और श्रम की कमी के कारण किया जाता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर। हमारी आज की खबर यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।